के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक क्वेश्चन से, व्हाट इज लिविंग। कैसे हम अपने सामने किसी भी चीज को बता सकते हैं कि ये लिविंग है या नहीं। तो इसके लिए हम बेसिकली 5 फीचर्स का यूज करते हैं कि अगर वो चीज ये 5 फीचर्स शो करती है तो हम उसे लिविंग कंसिडर करेंगे। पहला है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ कॉन्शियसनेस। इन पांचों फीचर्स में से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते तो हैं लेकिन उनके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो इनका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करें पहले फीचर की, ग्रोथ। तो अगर किसी भी चीज का मास इंक्रीज हो रहा है या वो नंबर में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है, राइट। तो जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ये सेल डिवीजन करके ग्रो होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये अपनी लाइफ टाइम में कंटिन्यूसली ग्रो करते ही रहते हैं, जबकि एनिमल्स जैसे हम एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ शो करते हैं, यानी बचपन से लेकर के एडल्टहुड पहुंचने तक। ऐसे ही अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये भी सेल डिवीजन करके ही ग्रो होते हैं। इस बारे में आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पे लिखती है और इसको आप मेरी तरह ही हाईलाइट कर लीजिएगा कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इनडिपेंडेंट, यानी जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो जब ग्रो होते हैं तो वो अलग चीज हो गई। बच्चा अगर छोटे से बड़ा हो रहा है या कोई छोटा सा पौधा पेड़ बन रहा है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और जब वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन वहीं अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनमें तो भाई एक ही सेल होता है और वो सेल अगर डिवाइड होके नए सेल को फॉर्म कर रहा है तो उसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी, राइट। ऑल राइट, अब याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी इनके एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं कि वो क्या हैं। मान लीजिए आपने अपनी बायोलॉजी की बुक को हाथ नहीं लगाया, बहुत टाइम हो गया हाथ नहीं लगाया और उस पर धूल जम गई। अब वो जो धूल जमी है उससे उस बुक का मास इंक्रीज हो गया और इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं। तो क्या उस बुक को हम लिविंग मान लें? नहीं, क्योंकि इसमें ग्रोथ एक्सटर्नल है, बाहर से हो रही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होती है, इंटरनल। तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं कि किस तरीके की ग्रोथ को हम लिविंग मानेंगे और किसको नहीं। तो इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहले बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे प्रोजनी यानी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, मोर और लेस सिमिलर। तो अगर आपको याद होगा हमने 10th में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगी लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मोर और लेस सिमिलर। वहीं अगर हम बात करें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमने पढ़ा था कि कुछ फंगस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट और हाइड्रा बडिंग के थ्रू, प्लानेरिया रीजनरेशन, और कुछ फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और अभी रिसेंटली ग्रोथ में हमने डिस्कस किया था
कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस हैं, यानी एक ही बात है। तो भाई हमें तो इतने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते दिख रहे हैं, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है? इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, क्योंकि इसके भी एक्सेप्शंस हैं। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। इस वक्त भी हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, चाहे प्लांट, एनिमल, फंजाई, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, सब मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती, इसलिए इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, अगले डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा विदाउट एक्सेप्शन। देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट डिफाइनिंग फीचर की, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को लेके अवेयर होना या किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करने की क्षमता रखने को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे आपने कोई गर्म चीज को छुआ और हाथ पीछे हटा लिया, तो आपने एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी उस गर्म चीज के प्रति रिस्पॉन्ड किया, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं? हाँ। कैसे? आपकी एनसीईआरटी जब आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी है कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका क्या मतलब है? फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट, यानी लाइट कितने पीरियड तक मिल रही है, कितने टाइम तक मिल रही है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में उस हिसाब से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स के केस में शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स की बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे कि डॉग्स, जो एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, कैसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये भी अपने सराउंडिंग एनवायरमेंटल क्यू मतलब सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट? उसके अलावा एनसीईआरटी हमें एक और मजेदार सी बात बताती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से केवल ह्यूमंस ही एकमात्र सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, यानी खुद को लेके, अपने एक्शंस और अपीयरेंस को लेके कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमंस शो करते हैं। इतना समझ आ गया? तो चलिए अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना सब बताने के बाद एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे हमसे पूछती है कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो कोमा में है। इसके हार्ट और लंग्स की जगह मशीन लगी हुई है जिससे इसका काम चल रहा है, पर ये इंसान सेल्फ कॉन्शियस नहीं है और शायद ये कभी अपनी पुरानी कंडीशन में वापस ना आए। तो अब हम इस पेशेंट को लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग? बताइए। देखिए, वो पेशेंट हॉस्पिटल में है तो ऑब्वियसली उसको हम कुछ दवाइयाँ दे रहे होंगे। अगर आप उसको दवाई दोगे तो वो पेशेंट उसको मेटाबोलाइज करेगा, यानी मेटाबॉलिज्म शो करेगा, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसलिए हम उस पेशेंट को लिविंग कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया।
अब इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, जिसमें ये हमें बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरलाइंग इंटरैक्शंस शो करते हैं। अब इसको अगर मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊं तो देखिए, जैसे हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं, वो अकेले भले ही कोई बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन मिल के वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक का एक सेल खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट जब ढेर सारे स्टमक के सेल्स मिलके स्टमक बनाते हैं तो वो एक इंटरैक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं जो खाना डाइजेस्ट कर पाता है, राइट? ऐसे ही सेल ऑर्गेनेलीज को अगर हम सेल से अलग कर दें तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेल के फॉर्म में मिलके एक इंटरैक्टिव सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है दैट living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Self-replicating यानी reproduction, evolving यानी reproduction के थ्रू ही variations आते हैं जिससे evolution होता है, self-regulating यानी metabolism के थ्रू, interactive system capable of responding to external stimuli यानी consciousness। तो फाइनली हमने सही से डिफाइन कर पाया कि what is living। So diversity in the living world यानी हमारे अर्थ पे कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो एनसीईआरटी बताती है कि अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं, यानी जो हम डिस्कवर कर चुके हैं, और यही 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज को मिला के हम कहते हैं हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, एक्चुअल स्पीशीज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं वो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 5 मिलियन, 100 मिलियन, कितनी भी, बट ये नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं और हम कॉन्स्टेंटली नई स्पीशीज को डिस्कवर करते रहते हैं। इस बात को समझिए, अगर हम एक एक स्पीशी को अलग अलग समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे समझना क्यों है? क्योंकि इंसान एक क्यूरियस बीइंग है, बिल्कुल आप क्यूरियस माइंड्स की तरह, और उसी की वजह से तो इंसान आज यहाँ तक पहुँच पाया है, राइट? तो साइंटिस्ट ने देखा कि अरे ये दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर्स के लग रहे हैं, चलो इनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को नाम दिया टेक्सोनमी, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो टेक्सोनमी के प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाकई में नई स्पीशीज है या नहीं, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। फिर जिस कैटेगरी से भी उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा मैच कर रहे होंगे, उस कैटेगरी में आप उसको डाल दोगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। और फिर फाइनली हम करेंगे उसका नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर का मेथड हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो चलिए अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमें दिया था कार्लस लिन्नेयस ने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बाई यानी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम जिसे हम जीनस भी कहते हैं, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीशीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, जो कि साइंटिफिक नेम है मैंगो का, इसमें मैंजीफेरा है जीनस नेम और इंडिका है स्पीशीज। अब अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मान लीजिए आप कहीं बाहर निकले और आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। अब आपको उसका नाम रखना है, तो आप ऐसे ही कोई भी नाम नहीं रख सकते। 2 ऐसी रूल बुक्स हैं जिनमें नॉमेनक्लेचर के सारे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। इन 2 रूल बुक्स के नाम हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखने के प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखने के सारे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इनका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा
एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स भी दिए हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या रूल्स हैं। पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और अगर ये किसी और कंट्री से ओरिजिनेट हुए हों तो इन्हें लैटिनाइज कर दिया जाता है। दूसरा रूल, बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कंपोनेंट स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। थर्ड रूल, जब बायोलॉजिकल नेम्स को हम हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंट किया जाए तो इन्हें हमेशा इटैलिक्स में टाइप किया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और फोर्थ रूल है कि जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जबकि स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जैसे आप इस मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी उस स्पीशीज को नाम दिया होता है उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि इसे लिन्नेयस ने नाम दिया था। अब आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसमें मैंजीफेरा इंडिका दो तरीके से लिखा हुआ है, एक ए और एक बी। तो इसमें आप मुझे बताइए सही कौन सा है और क्यों। तो हमने इतना सारा टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्सोनॉमी है क्या, इसको डिफाइन करिए, तो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली टैक्सा बोलते हैं, इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जो बायोलॉजिस्ट टेक्सोनॉमी का काम करते हैं उन्हें हम टेक्सोनमिस्ट बोलते हैं। पहले के टाइम के जो टेक्सोनमिस्ट होते थे वो बाहर से ही ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते थे, लेकिन अब के टेक्सोनमिस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी जायगोट से लेकर के जब ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, प्लस वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सभी को देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न टेक्सोनमिक स्टडीज के बेसिक्स क्या हैं, तो आप ये चारों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक के एंड में एक चीज और बता रखी है, सिस्टमैटिक्स। तो क्या है सिस्टमैटिक्स? अभी हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व विद क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहीं सिस्टमैटिक्स की अगर बात करी जाए तो इसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं उस कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड हैं। इसी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है सिस्टमैटिक्स में और उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनेयस ने भी जो बुक पब्लिश करी थी उसका नाम रखा था सिस्टमा नेचुरे। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन स्टे क्यूरियस।